on both sides. इस क्वेश्चन में जब आप सिंगल लाइन का बफर बना रहे हैं 100 तो स्प्लिट करने का क्या काम हुआ? क्यों स्प्लिट किया? रीजन बताइए। नहीं, वो सिंगल लाइन का बफर अलग है, उसके बाद लाइन स्प्लिट करनी थी ना। क्यों करनी थी? सिंगल लाइन का बफर भी 100 मीटर और स्प्लिट लाइन का बफर भी 100 मीटर है, तो काहे के लिए करेंगे वो स्प्लिट? ये समझाइए। पहले मुझे समझाइए, उसके बाद आगे काम करिए। सही तो जो होमवर्क मिला था उसमें यही था ना कि पहले लाइन बनानी, कैनोपी लाइन बनानी, फिर उसके बाद उसका बफर बनाना, फिर उसका एरिया निकालना, फिर वो जो सिंगल लाइन सेगमेंट है उसको सेगमेंट्स में स्प्लिट करना, फिर स्प्लिट के बफर मतलब उसका बफर बनाना। Little knowledge is always a dangerous thing. If you are not sure, just ask. Asking is better than guessing. Yes. So what you did? Overconfidence is always harmful for yourself, not for others. आप बनाने से पहले आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं पहले भी 100 मीटर का बफर बना लिया, स्प्लिट करने के बाद भी बफर बना लिया, तो व्हाट डिफरेंस? क्या अंतर हुआ? मुझे डिफरेंस समझना है। और यदि मैंने ऐसा टास्क दिया तो आपने जब टास्क को समझा तो आपने क्वेश्चन भी नहीं किया मेरे से कि सर आपने तो एक लाइन को भी 100 मीटर का बफर दे दिया और स्प्लिट लाइन के बाद भी 100 मीटर का बफर दे दो, तो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस? Yes. Apart from this, you are not been interested to ask me. बेटा जीआईएस पढ़ रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है। 2 मिनट में आपका अनर्थ हो जाता है और वही हुआ है आपके साथ। और किसी का डाउट? तो फाइनली क्या करना था मेरा पता चला। एक प्रोसेस और थी, दैट इज डेटा अटैचमेंट। की आपने? क्यों? जब मैं उसे क्रिएट कर रही थी सेव फाइल में, तो एट्रीब्यूट टेबल में वो वैसे ही सेव हो जा रहा था, तो फिर आगे की फाइल्स बनती जा रही थी। बट देयर इज नो नीड टू डेटा अटैचमेंट एज पर योर मेथोडोलॉजी, इसलिए मैंने डेटा क्योंकि आप 100 मीटर का कर रहे हो तो आपको तो एक ही चाहिए ना। क्या करोगे डेटा अटैचमेंट करके? आपने होमवर्क में वो भी नहीं लिखा कि हमें एक्सटर्नल डेटा अटैचमेंट करना है? लिखा है? जब मैंने आपसे बोला था लिखिए तो लिखा आपने मेरा? सही में लिखा है नहीं लिखा है? तो पढ़ने की भी जहमत क्यों उठाई? यदि आप डेटा अटैचमेंट लिखा है तो क्यों लिखा है? क्या कर रहे हो? आज कंप्लीट कर दूँ मुझे डेटा। वो करो या नहीं करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे समझ में आ गया कि आप जीआईएस के एज ए ग्रांट ले रहे हो, बट इट इज नॉट सो इजी। यदि अगर आप इसको रिस्पेक्ट दोगे तो ये आपको रिस्पेक्ट देगा, यदि आप इसको एज ए ग्रांट दोगे तो ये आपको एज ए ग्रांट देगा बेटा। और वही किया है आपने। आपने सब काम अच्छा किया, बट क्या हो रिजल्ट क्या है? नथिंग। क्या मतलब रहा होते हैं अच्छा करने से? ओके, तो आप थोड़ा सा हम रिवाइज की तरफ कर लेते हैं।
हमारा क्या क्या हो गया है। हमने जो रेफरेंसिंग की है विद ऑल थ्री मेथड्स, ठीक है। हमने इमेज में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। हमने डेटा अटैचमेंट कर लिया है, डेटा अटैचमेंट हमने पॉलीगॉन पे भी कर लिया, और आप लोग ने जो कल किया उससे ये क्लियर हो गया कि आप लाइन पे भी डेटा जोड़ सकते हैं। क्लियर। हमने प्रोजेक्शन कन्वर्जन्स पढ़ लिए हैं, यूके प्रोजेक्शंस क्या होता है ये पढ़ लिया है। कुछ हमारे एडिटिंग के टूल्स जो थे वो हमने पढ़ लिए, जैसे कट पॉलीगॉन, मर्ज पॉलीगॉन्स, है ना। और आप लोगों ने कल कर ही लिया स्प्लिट लाइन, है ना। हमने बफर पढ़ लिया है, ठीक है। बफर का आपने इनर कैलकुलेशन भी करके देख लिया। इसके बाद आपने फीचर्स टू पॉलीगॉन भी कर लिया है, आपने फीचर्स टू पॉलीगॉन भी पढ़ लिया है। इसके बाद आपने थीमेटिक मैप्स भी बना लिए, जिसके जो आपने डेटा अटैचमेंट के बेस पे बनाए थे, और आपने उसको लेआउट पे भी सेट कर लिया, ठीक है। ये सारा काम आपका हो चुका है। अब एक हमारे पास एक पॉइंट बचता है, दैट इज फॉर स्पार्शियल एडजस्टमेंट। तो स्पार्शियल एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है। अब आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्या होता है कि जब आप कोर जीआईएस पे, बेटा मोबाइल गिर जाएगा, जब आप कोर जीआईएस पे काम करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज़ पकी पकाई मिलेगी, है ना। आपको कई बार खुद को माइनिंग करनी पड़ती है, मतलब आपको खुद को रॉ डेटा कलेक्ट करना है, आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन करना है, आपको खुद को उसको जीआईएस रेडी लेके जाना है। तो इस सारे काम में खाली आप आरजीएस पे काम नहीं करते, इसमें आपके दूसरे सॉफ्टवेयर भी होंगे जिस पे आप काम करेंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोकैड मैप, आप ऑटोकैड मैप पे भी काम करेंगे, आप मैप इन्फो पे भी काम करेंगे, आप एडास पे भी करेंगे, क्वांटम जीआईएस पे भी करेंगे, जियोमेट्रिका पे करेंगे, आईडीआरएस पे करेंगे, है ना। इस टाइप से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा डेटा है, कोई एक ऐसा मैप है जो ना तो कोऑर्डिनेट पे है ना तो प्रोजेक्शन पे, क्लियर। मतलब दैट डेटा इज कंप्लीटली नॉन स्पार्शियल डेटा, बट वो है वेक्टर, समझ में आ गया। बट है वो वेक्टर डेटा। अब यदि अगर आपको उस वेक्टर डेटा को, अभी तक आपने क्या पढ़ा था इमेज टू इमेज में, रास्टर डेटा, क्लियर, रास्टर पढ़ा था ना। अब यदि अगर आपको उस वेक्टर डेटा को आपके प्रोजेक्शन पे डालना है और आपके कोऑर्डिनेट्स पे डालना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, क्लियर। तो क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है और आप लोग के पास 1 ही महीना है, तो मैं आप लोगों को डिजिटाइजेशन की हुई फाइल दूंगा, है ना, जो ऑटोकैड पे डिजिटाइज की गई है और ऑटोकैड से उस फाइल को शेप फाइल में कन्वर्ट किया गया, क्लियर। तो मैं आपको शेप फाइल कन्वर्टेड दूंगा, क्लियर। आप उस शेप फाइल कन्वर्टेड को यहाँ पे ओपन करिए। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ना तो उसमें कोऑर्डिनेट्स है ना तो उसमें प्रोजेक्शन है, दोनों नहीं है, ओके। तो आपको ऐसी फाइल को क्या करना है, जो रेफरेंस करना है। अब यदि हम स्पार्शियल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो स्पार्शियल एडजस्टमेंट दोनों चीजों में होता है। स्पार्शियल एडजस्टमेंट मतलब हम उस कोऑर्डिनेट को एडजस्ट करते हैं अर्थ के रेफरेंस से। तो वो क्या हो सकता है, यदि अगर मान लीजिए आपका ये गूगल अर्थ है या आपके पास सैटेलाइट इमेज है और आपका जो गांव है वो गांव थोड़ा सा साइड में, मतलब मिसमैच है, वो बैठना इधर चाहिए बट इधर है, तो और प्रोजेक्शन एक्चुअली तो सब कैरी कर ही रहा है, आपने क्या किया उसको वहां पे उसी पोजीशन पे बैठा दिया पॉइंट्स पकड़ के, तो दैट इज कॉल्ड स्पार्शियल एडजस्टमेंट। अब वो इधर हो या अननोन कोऑर्डिनेट्स में, फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्लियर। फर्क कहाँ पड़ेगा, आपके लैपटॉप पे फर्क पड़ेगा। यदि अगर आपका लैपटॉप हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है तो हैंग होगा। क्यों हैंग होगा, क्योंकि जब मैप वहां से यहाँ मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैक करेगा और उतने डिस्टेंस को ट्रैक करने के लिए प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो आपको हो सकता है दिक्कत आए, ठीक है। बट आप लोगों में बहुत होगा सिस्टम जो अभी बहुत बेसिक है, तो मैं आपको वो सिचुएशन ही नहीं दूंगा कि आपके पास कहीं और ही, मान लीजिए मेरा ढाबला विलेज सीहोर का है और वो विलेज एक्चुअल में पड़ा हुआ है लॉस वेगास में, ऐसा नहीं दूंगा। मैं आपको दूंगा यदि सीहोर में है तो भोपाल में ही मिले, क्लियर। तो आपको ये समझना ज्यादा मायने रखता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्पार्शियल एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो, ये ज्यादा मायने रखता है, समझ में आ रहा है। तो इससे ये होगा कि यदि अगर आपका कोई डेटा, मान लीजिए आपका कोई ढाबला विलेज, यदि वो अर्थ का कोऑर्डिनेट ना लेके मंगल ग्रह या नेपच्यून का कोऑर्डिनेट ले रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बैठा के फिट कर सकते हो,
मैथोलॉजी वही है, प्रोसेस वही है ना। तो अपन इस टाइप से आप स्पाशियल एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा। आखिरी में इसलिए पढ़ाऊंगा कि एक मैं करूंगा और बाकी के 5 मैं आपको दूंगा, है ना। वो 5 आपको करने हैं, 2 दिन की छुट्टी है, इट इज नॉट इनफ। मैं आपको और दूंगा प्रैक्टिकल्स जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ओके। ठीक है। ये हमारे वहाँ एक बी पॉली था, ये हमने पॉलीगॉन बनाया था और इसमें मैंने एट्रीब्यूट टेबल बनाया। यहाँ पे आप देख रहे हो नाम, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया कुछ भी, यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम लिख दिया और यहाँ पे भी कुछ भी नाम लिख दिया और इसको मैंने ऐसे सेव कर दिया, ठीक है। इसको बंद कर दिया। यहाँ पे हम एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं, BPL, इसको 2 दे देते हैं और इसको मैंने पॉलीगॉन दे दिया और इसको वही प्रोजेक्शन दिया जो मेरा BPL पॉली ने प्रोजेक्शन लिया, सेम प्रोजेक्शन दिया। ये फाइल मेरी यहाँ पे आ गई। आप इस फाइल का एट्रीब्यूट ओपन करके देखिए तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फीचर आईडी, शेप क्या है और ऑब्जेक्ट आईडी। ये 3 फील्ड मिल रही है। यहाँ पे नाम मिल रहा है क्या, नेम नहीं मिल रहा, क्लियर। हमने यहाँ पे स्टार्ट एडिटिंग की और आपने भी पॉली2 पे एक ट्रैक क्रिएट किया, ओके, और इसको यहाँ से सेव कर दिया। समझ में आया? मैंने इसका कलर हटा दिया, केवल आउटलाइन रखी। ये जो ऊपर वाला जो मैंने बनाया BPL2, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है ना, नीचे वाले के ऊपर। अब हम ये चाहते हैं कि एक नई फाइल बने और उसमें जितना एरिया इसको अंतर्गत आ रहा है, मतलब BPL पॉली का कितना एरिया इस BPL2 के अंदर आ रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। फिर से बोलूं मैं, BPL पॉली जो है ये एक एरिया है, मतलब ये पॉलीगॉन है और इस पॉलीगॉन का कितना एरिया BPL2 के अंदर आ रहा है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे क्लिप। आपने क्लिक किया और इसको आप सर्च करिए और यहाँ से आप क्लिप एनालिसिस में जाइए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट फीचर्स, मतलब यहाँ पे हमें किसको क्लिक करना है, यहाँ लिखा ना द फीचर्स टू बी क्लिप्ड। आप यहाँ किसको क्लिक करना चाहते हो, किसका एरिया निकालना है आपको, बी पॉली का। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किसको किया, बी पॉली, क्लियर। अब इसके बाद क्लिप फीचर्स क्या है, फीचर यूज्ड टू क्लिप द इनपुट फीचर, किसके बेस पे करना है हमें, बी पॉली 2 के बेस पे। यहाँ पे बी पॉली 2 ले लीजिए, यहाँ पे आउटपुट फाइल बनेगी। आप आउटपुट फाइल को कहाँ सेव करना है, ये आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिप, क्लिप नाम से मैंने या क्लिप अंडरस्कोर BPL कर देता हूँ, तो ये BPL का क्लिप हो गया। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया और प्रेस हो गया। आप हो गया क्लिप। अब देखिए यहाँ पे एक और फाइल आ गई क्लिप के नाम से, मैंने इसको बंद किया, दिख रहा है, इसको बंद किया तो आपको कितना पोर्शन मिल रहा है, उतना ही पोर्शन मिल रहा है जो उसको ओवरलैप कर रहा है, क्लियर। अब ये जो क्लिप BPL है, इसमें डेटा क्या आया, मैं इसको ओपन एट्रीब्यूट करता हूँ, इसमें नेम आया। ये नेम क्या BPL2 में था, नहीं था, ये नेम कहाँ था, पॉलीगॉन में। मतलब मेन फाइल में जिसको आपने क्लिक किया उसका जितना भी डेटा है वो क्लिप्ड की हुई फाइल में आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो इससे आप उतना एरिया क्लिप कर सकते हो। अब इसमें
आपको याद रखने वाली चीज क्या है, आप जिसको क्लिक कर रहे हो उसका ही प्रोजेक्शन वही होना चाहिए जिसके बेस पे क्लिक कर रहे हो। क्लियर? हमेशा इसकी कोशिश ही करना कि जो दोनों है, जो क्लिक हो रहा है वो भी और जिसके बेस पे क्लिक हो रहा है वो भी, दोनों का प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? यदि का प्रोजेक्शन वेरी होगा तो माइट बी पॉसिबल कि आपका आउटपुट भी वेरी करेगा। ओके, ये आपको मैसेज दे देगा कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्शन इस टाइप का, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब यदि मेरा एक क्लिक हो गया है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? कैसे निकलेगा एरिया? काजल निकल जाएगा। अब क्या करेंगे काजल? कहाँ हो? क्यों नहीं आ रहा? क्यों करेंगे UPM? तुम सही से रिप्रेजेंट नहीं फिर आप लोगों को ना माथुर मैडम ने बहुत उम्मीदों से भेजा है। फिर कोई पूछते क्यों नहीं? पूछते क्यों नहीं हो? और जो रोने वाली क्या बात है? हम तो डांटेंगे नहीं। वो देखो मेरा बच्चा सुना है तो मुस्कुरा रही है, ऐसे होना चाहिए। बेटा गलती हो उसको रियलाइज करो, उसे बोला ना सॉरी मैं कर लेती हूँ, गुड है सर ना, तो करो ना बेटा, गलती एक्सेप्ट करो और उसको कोशिश करो सही करने की। मेगा ने भी तो वही किया। आप लोग को मतलब क्यों मैं आप लोग मतलब क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछते नहीं हो, मेरे को आगे दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मैं इतने सारे लोग बैठे थे, मैंने आपसे क्यों पूछा? तो किसी से पूछ सकता था। हमें कोई अंतर्यामी तो वो नहीं कि काजल को काय में प्रॉब्लम है। ये देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आज 23 तारीख है, यदि कोई डाउट होता है बच्चे तो डाउट पूछो बेटा, पूछ के जाओ। डाउट लेके जाके क्या मतलब है? डाउट का पोतला सर पे लेके जाने का क्या मतलब है? और स्टूडेंट होते ना, स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन मार्क बना रहना चाहिए। मेरे से कोई बोले ना कि आप डाउट पूछो तो मैं घर भर दूं उसका डाउट पूछ, और मेरे से कोई बोलते ही नहीं कि सर आपके डाउट को तो बताइए। समझ गए? तो रोने की बात नहीं है, वो नाक में पूछ लिया उसी हाथ से, उसी हाथ से हाथ पे रुमाल नहीं है।
नाक भी बह रही है, आंख भी बह रही है, क्या है? रुमाल निकालो। मधुमा क्यों हो रही है क्या? नहीं सर। फिर आप लोग ना 10 लोगों को बेटा एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की मदद करो। आप लोग लड़कियां और एक दूसरे से बात कर सकते हो। अब देखो मैंने जैसे पूछ लिया रोने लगी, कल इससे पूछ लिया तो दीक्षा रोने लगी। नहीं सर, आपके बारे में नहीं हो रहे थे। मुझे मतलब वो चीज ऐसा लगता है कि मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ, क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लोग रोने लगो, और फिर रोते थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीखो, मेरे लिए वो मायने रखता है। मेरे को 50 गालियां भी दो मुझे तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी चिल्लाऊंगा। एक बार सीख के चले आओगे ना यहाँ से तो फिर आपकी लाइफ बन जाएगी, मुझे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो मैं आप 10 लोग हो, मैं 10 लोग से बोल रहा हूँ, आपस में एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की मदद करो। यदि उसको डाउट हो रहा है तो उसके डाउट्स क्लियर करो। और यहाँ से जाके घर जाने से बेटर है कॉलेज चले जाओ, कॉलेज में आपस में बैठ के प्रैक्टिकल करके देखो, बस कर लो। ऐसा नहीं हो कि एक को समझ में आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको बराबर नहीं होते हैं। किसी को जल्दी आता है, किसी को बाद में आता है, होता है। हमने भी तो सीखा यार, हमने तो थोड़े ना एकदम पैदा होते जीआईएस करने लगे। आइए, रुमाल नहीं है, दे रुमाल, होगा बारे कपड़ा होगा, रुमाल दो भाई उसको, रुमाल लेके चला करो बेटा। ऐसे ऐसे पूछ लो, ऐसे ऐसे यार, रोया मत करो काजल, इतने से तो हो, इतने जो भी रोगे बेटा कैसे चलेगा? होते नहीं है। हाँ जी, मतलब नहीं, पूछते नहीं ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यदि अगर आप लोगों को एरिया कैलकुलेशंस करना है तो आपको यूटीएम पे जाना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा यूटीएम लीनियर होता है और लीनियर ही आपके 2 डायमेंशनल फ्लैट प्लेन पेपर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? आप एंगुलर पे कभी भी एरिया कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और यदि आप चाहेंगे तो भी आपको जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं करने देगा। ओके? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता। और जीआईएस के जो सॉफ्टवेयर है वो ये मान के चलते हैं कि आपको 70% तो जीआईएस समझ में आता है, तब आप इस सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करने आए हो। और यदि आपको बेसिक्स नहीं आते तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एरर्स नहीं देता कि क्या आपने क्या गड़बड़ करी, नहीं। यदि मान लीजिए आपका एक डेटा फ्रेम यूटीएम है और आपने उसमें जीसीएस खोल दिया तो पूछेगा बस, कि बाद में बोले बाहर में जाओ, करना है करो, नहीं करना मत करो। आपने ओके कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लेगा, वो मना नहीं करेगा आपको, बट आउटपुट जो है वो अपने भी रिकॉर्डिंग देगा। क्लियर? ओके, तो अब ये समझ में आ गया ना? ओके, तो इसको हम बंद कर देते हैं और अब हम आते हैं स्पार्शियल एडजस्टमेंट। ठीक है? तो स्पार्शियल एडजस्टमेंट के लिए हमें खोलना पड़ेगा ऑटोकैड